आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, व्हेन पीपल रिबेल, और इसी में हम वर्कशीट 20 को आगे देखते हुए बढ़ेंगे। पॉलिसीज एंड द पीपल। आपको याद है हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेज जो व्यापारियों के रूप में, मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के रूप में भारत आए थे, वही ब्रिटिशियर्स या उनकी कंपनी धीरे धीरे किस तरीके से रूलर बन गई और बहुत सारी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने रेजिडेंट सभी रियासतों में या सभी जो स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे एरियाज थे, अलग अलग छोटे छोटे किंग थे, उनके पास या छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनके अंदर सेट कर दिए या वहाँ पर उनको कंपल्शन कर दिया, और एक एक करके उन्होंने बहुत सारी जगहों को अलग अलग रीजन देकर अपने एरिया में मिला लिया। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। मिड 18 की बात करें तो नवाब और राजा, इन सभी की पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था। वो धीरे धीरे करके अपने अथॉरिटी और ओनर दोनों को खत्म होते हुए देख रहे थे। वो धीरे धीरे सब कुछ खो रहे थे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो रेजिडेंट्स थे, यानी कि जो छोटे छोटे जो राजा थे, जिनके पास छोटे छोटे एरियाज थे, उनकी जो फ्रीडम थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हम ये पढ़ ही चुके हैं कि उनकी आर्मी को खत्म कर दिया गया था, वो आर्मी नहीं रख सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो अथॉरिटी थी वो भी छीन ली गई, और साथ में उनकी टेरिटरी के अंदर जो दूसरे उनके पास पावर्स थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे, और टेरिटरीज के पावर के साथ साथ उनकी टेरिटरियों को ही छीना जा रहा था, उनकी टेरिटरीज को छीना जा रहा था। टेरिटरीज मतलब उनके जो इलाके थे उनको छीन रहे थे, अलग अलग तरीके से छीन रहे थे। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि जैसे हमने अवध के बारे में पढ़ा था कि अवध एक ऐसा स्टेट था, यहाँ पर अवध के बारे में एक बार रिपीट किया गया है, जिसको 1801 में सब्सिडरी अलायंस उसके ऊपर इम्पोज की गई थी, यानी सब्सिडरी अलायंस उनके ऊपर थोपी गई थी, जबरदस्ती थोपी गई थी। और 1856 तक जब अवध कंपनी के अंडर नहीं आया तो जबरदस्ती उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये डिक्लेयर कर दिया, इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी टेरिटरी को ठीक तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, यानी ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बोल दिया कि भाई, क्योंकि आप अपना राज्य ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए यहाँ जरूरी है कि ब्रिटिश शासन यहाँ पर या ब्रिटिश गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और ये इस तरह की बातें बोलकर अवध को अपने एरिया में मिला लिया, जबकि सच ये था कि अवध की जनता अपने नवाब को बहुत पसंद करती थी, और इसी से पता चलता है कि अवध का जो गवर्नेंस थी वो एक खराब गवर्नेंस नहीं थी, वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन पावर वहां पर, या ये कहें कि अच्छे से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट होते हुए दिखाई देता है। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल ले लें तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की सन की मृत्यु हो गई पैदा होने के कुछ समय के अंदर ही, और वहीं उनके पति भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद झांसी की रानी ने जो बेटा अडॉप्ट किया था, वो चाहती थी कि उन्हें किंग एक्सेप्ट किया जाए आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु के बाद। लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि उनके बेटे को राजा बना लिया जाए। वहीं पर नाना साहिब को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अडॉप्ट किया था, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो नाना साहिब के पिता थे, वो एक तरीके से अगर ये कहें कि नाना साहिब उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, यहाँ पर यही लिखा है जो सच भी है। तो नाना साहिब ने कंपनी से रिक्वेस्ट की
कि जो पेंशन मेरे पिता पेशवा बाजीराव को मिलती थी वो मुझे दे दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो उनके दत्तक पुत्र थे, यानी कि अडॉप्टेड सन थे। अडॉप्टेड सन्स को किसी भी तरह की पावर देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी ने खुद को सुपीरियरिटी मानकर सबको धीरे धीरे वो अपने एरिया में मिलाते चले गए, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सभी तरह की पावर्स बढ़ रही थी, जैसे मिलिट्री पावर भी है, कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय में क्योंकि मुगल शासन था, तो किसी भी शर्त पर किसी भी तरीके से कंपनी इस शासन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी। फाइनली इन्होंने कंपनी ने एक प्लान बनाया और उसे वर्कआउट किया मुगल डायनेस्टी को खत्म कर देने के लिए। उन्होंने किया क्या कि मुगल किंग का नाम जो कॉइन्स पर लिखा होता था, कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, उस पर से द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड। उस जमाने में जो सिक्के कंपनी बना रही थी उसके ऊपर मुगल शासक का नाम लिखा होता था, उसको हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे, उनकी फैमिली को लाल किले में से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर देंगे और उन्हें दिल्ली में किसी दूसरी जगह पर रिसाइड किया जाएगा, यानी कि बसाया जाएगा, उनको कहीं और रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो वहीं पर 1856 में, मतलब 7 सालों के बाद, गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये बोला कि अब बहादुर शाह जफर को ही हम अपना लास्ट मुगल किंग मानेंगे और उनके जो सन हैं उनको किंग नहीं माना जाएगा और साथ में उनको सिर्फ प्रिंस माना जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पूरे तरीके से प्लान के तहत धीरे धीरे मुगल शासन और उनका नाम खत्म कर दिया। ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि नई नई तरीके की पॉलिसीज बन रही हैं, तो क्या इस पर लोगों पर इसका असर नहीं पड़ रहा था? डेफिनेटली पड़ रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ किंग या हम नवाबों की बात कर रहे हैं उन पर असर पड़ रहा है, आम लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा था। वहीं हम पीजेंट और सिपॉय यानी सिपाहियों की बात कर लेते हैं। सिपॉय ये शायद हमने पढ़ लिया है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार बता देती हूँ। सिपाहियों को अंग्रेज सिपॉय कहकर बुलाते थे और यहाँ पर भी सिपाही के लिए सिपॉय शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। पीजेंट यानी कि किसान और जमींदार, जो कि दोनों ही जमीन से जुड़े हैं, जमीन की खेती से इनकी जिंदगियां चलती हैं, दोनों ही बहुत परेशान थे अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए हाई टैक्स से। और ऊपर से एक तो टैक्स हाई, उसे कलेक्ट करने का जो मेथड था वो बहुत रिजिड था, बहुत कठोर था। और इसी डर की वजह से बहुत सारे पीजेंट यानी कि किसान फार्मर्स लोन ले लेते थे ताकि वो टैक्स को पे कर सके। और जब टैक्स को वो पे नहीं कर जब वो मनी लेंडर को वापस नहीं कर पाते थे मनी, तो वो उनकी जमीनों को छीन लेते थे। उनकी वो जमीनें जो उनके पास पीढ़ियों से थी, ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हेल्ड टिल फॉर जेनरेशंस, बहुत सारी पीढ़ियों से उनके पास थी, वो उनके हाथ से चली जाती थी। ये इसीलिए किसानों के अंदर बहुत गुस्सा था और वहीं सिपाहियों के अंदर भी बहुत गुस्सा था कंपनी की वजह से। कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो अनहैप्पी क्यों थे? वो अनहैप्पी थे उनकी पे अलाउंस की वजह से। ये अलाउंस और कंडीशंस ऑफ सर्विस दोनों ही उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरी थी। और इसके अलावा जो भी नए नए रूल्स बन रहे थे, वायलेटेड देयर रिलीजन सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ, वो उनके जो धार्मिक आस्था थी, जो धार्मिक विश्वास था, धर्म से जुड़ी हुई उनकी जो श्रद्धा थी, वो उसको ठेस पहुंचाती थी। कैसे पहुंचाती थी? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन दिनों ये लोग जो भारत के लोग थे, खासकर हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि जो भी सी एरिया को क्रॉस करता है वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। अगर क्रॉस करता है तो उसका रिलीजन और कास्ट दोनों ही खत्म कर रहा है वो।
तो सी एरिया को वो क्रॉस नहीं करते थे, या वो ये कहें कि सी के अंदर वो किसी भी तरह का ट्रेवल नहीं करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि 1824 में इन्हें बर्मा भेजा गया समुद्र के रास्ते से, सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। अब सी रूट से जाना था, तो ये इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम सी रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। और इनको मना करने की वजह से देवर सेवरली पनिश्ड, उनको अलग अलग तरीके की सजाएं मिली। और सिंस द इशू नोट डाई डाउन, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1856 में फाइनली कंपनी ने एक रूल पास कर दिया कि अगर आपको कंपनी की तरफ से सिपाही बनना है या सेवा मिलिट्री में ऐड होना, मिलिट्री ज्वाइन करनी है या आर्मी ज्वाइन करनी है, तो ये आपके लिए कंपल्शन है कि आपको कभी भी सी एरिया को पार करना पड़ सकता है, आपको कहीं भी ओवरसीज भेजा जा सकता है। टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको भेज दिया जाएगा। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। मैनी ऑफ देम, जो सिपाही थे, जो कुछ भी उनके साथ ये सब हो रहा था उनके आसपास, वो इससे बहुत परेशान थे और साथ में बहुत गुस्से में भी थे। और उनके ऊपर किसानों के गुस्से का भी असर पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि जो मिलिट्री में थे उनमें से ज्यादातर या तो किसानों के घरों से बच्चे थे, यानी वो किसानों के परिवार से आए हुए लोग थे जो सिपाही बन गए थे, और बहुत सारे किसान ही सिपाही बन गए थे क्योंकि उनकी जमीनें तो चली गई। हमने ऊपर पढ़ा ना, ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। क्यों? क्योंकि हमने उससे पहले पढ़ा था, मनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर, इसलिए उन्हें मजबूरी में मिलिट्री में आना पड़ा। और उनके अंदर पहले ही गुस्सा था, और यहाँ पर जब उनके धर्म के साथ भी, जमीनें तो गई, अब धर्म के साथ भी खिलवाड़ होने लगा तो उनको बहुत गुस्सा आता था। और इसी गुस्से से इन्फ्लुएंस हो गए बाकी मिलिट्री सिपाही भी। अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो पॉलिसीज लगातार कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशियर्स के द्वारा बनाई जा रही हैं, क्या कुछ और भी हैं? हाँ, कुछ और पॉलिसीज भी हैं जो डायरेक्ट सोसाइटी को या सोशल लाइफ को बिलोंग करती थी, या ये कहें कि उसे उस पर इम्पैक्ट डाल रही थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसा लॉ बनाया जिससे सती प्रथा जो उस वक्त चलती थी, जिसके तहत स्त्रियों को पति की मृत्यु पर पति के साथ जिंदा जला देते थे। मतलब पति मर गया इसलिए उसकी चिता जलाई जाएगी, मरे हुए व्यक्ति की हिंदुओं में चिता जलाई जाती है, और स्त्री जो जिंदा है उसे पति के साथ जिंदा जला देते थे, तो इसे सती प्रथा बोलते थे। उसकी इच्छा के खिलाफ भी उसे जला दिया जाता था। इच्छा से ही, वो ऐसा नहीं कि इच्छा होती थी तब स्त्री जलती थी, उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती उसे जला देते थे। तो एक तो कंपनी ने इस नियम को खारिज कर दिया, मतलब मना कर दिया कि आज अब से सती प्रथा खत्म कर दी जाएगी। और साथ में उन्होंने विधवाओं के विवाह को भी एनकरेज किया, रीमैरिज ऑफ विडोज। तो एक ये, दूसरा उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन के रूप में प्रमोट किया। दो चीजें के तीसरी तीन चीजें हो गई। उसके बाद आफ्टर 1830 कंपनी ने जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको अलो कर दिया कि वो अपने धर्म को फैलाने के लिए पूरे तरीके से फ्री हैं, और साथ में उनको यहाँ पर भारत में लैंड और प्रॉपर्टी रखने के लिए भी परमिशन दे दी गई। और 1850 में एक और लॉ बनाया गया जिसके हिसाब से क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाले अब बहुत फायदे में थे। क्रिश्चियनिटी को अपनाना इजी हो गया कि अगर आपने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, यानी आपने क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म को अपना लिया, तो आप दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मतलब जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, ईसाई बन जाएगा, उसे अपने पुरखों की जमीन पर अधिकार मिल जाएगा। हमने ऊपर पढ़ा ना, उनकी जमीनें चली गई, यहाँ पर हमने पढ़ा उनकी जमीनें लगातार हाथ से जा रही थी। तो जो अगर ईसाई बन जाएगा जो व्यक्ति, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उनकी पुरखों की जमीन उनके पास रहेगी। ये जो भी कुछ लगातार घट रहा था, इसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों को ये यकीन हो गया, मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन
their social custom and their traditional way of life। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं। अब बढ़ जाते हैं हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेट्स सी आज हमने क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर्स गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर हम इसका आंसर देखें, हम अगर अपनी वर्कशीट पर आए तो ये जो लाइंस हैं, स्पेशली यहाँ से बात करें अगर हम और यहाँ तक, तो ये हम पूरा आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके आंसर को थोड़ा छोटा करके भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो अगर आप बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए, और नहीं तो आप इतना लिख लीजिए, इतना काफी होगा। द आर्म फोर्स डिसबैंडेड, उनकी आर्मी रखने की पावर को डिसबैंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। रिवेन्यू कलेक्ट करने की पावर को खत्म कर दिया गया। उनकी टेरिटरी को भी उनसे एक एक करके छीना जा रहा था। तो इसलिए इस तरह से धीरे धीरे जो लोकल रूलर थे उनकी जो फ्रीडम है वो रिड्यूस हो रही थी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो ऐड करना चाहते, जो मैंने कहा कि शुरू की 2 लाइनें, आप 2-3 लाइनें आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर रेजिडेंट उनके पास रख दिए गए थे, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर्स। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। ये पूरे प्लान के तहत किया गया था, एक के बाद एक कई स्टेप उठाए गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुगल किंग, द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी फर्स्ट। सेकेंड उन्होंने क्या किया, सेकेंड इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद द फैमिली ऑफ द किंग, राजा के परिवार को लाल किले से शिफ्ट कर दिया जाएगा। किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनोदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। उनको कहीं बाहर दिल्ली में बसाया जाएगा, लाल किले में वो नहीं रह पाएंगे। 2 बातें हो गई। थर्ड, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया, ने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल एम्परर या मुगल किंग माना जाएगा। उनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। उनके किसी भी बच्चे को, किसी भी वंशज को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को राजा नहीं माना जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, उनको सिर्फ राजकुमार माना जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे उनकी रहने की जगह को खत्म करने की घोषणा हो गई। उनका पद, राजा का पद घोषणा को भी खारिज कर दिया गया। इस तरीके से धीरे धीरे सिक्कों से भी उनके नाम हटा दिए गए। पूरे तरीके से मुगल शासकों को खत्म कर दिया गया, मतलब उनके नाम को ही खत्म कर दिया गया, कोई याद ही ना रख सके। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द पीजेंट एंड सिपोय डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल। तो ये भी मैंने आपको बताया, कई सारे रीजन थे। मैंने शॉर्ट में 2 पॉइंट्स में लिखा है, आप चाहें तो वो पूरा पैरा लिख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था, पर इतना एनफ होगा, इसलिए इतना आंसर आप लिख सकते हैं। फार्मर्स फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टिल 4 जनरेशंस। जनरेशन से उनके पास, पीढ़ियों से जो जमीन थी वो लोन नहीं चुकाने की वजह से जा रही थी। और ये लोन क्यों उनको लेना पड़ रहा था, बिकॉज कंपनी ने टैक्स बहुत हाई कर दिया था और साथ में उसको टैक्स को वसूल करने के जो लॉ बनाए, रूल बनाए, वो बहुत रिजिड थे। इतने रिजिड होने की वजह से उनको डर की वजह से ये लोन लेना पड़ता था, इसलिए फार्मर्स जो है वो बहुत गुस्से में थे और असंतुष्ट थे। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट में बात करें सिपोय की, तो सिपोय भी कई वजह से अनहैप्पी थे। पहला रीजन तो था उनका पे अलाउंसेस, दूसरा अलाउंसेस के अलावा उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद जो नया रूल बनाया गया था, न्यू रूल, जिसकी वजह से उनकी रिलीजियस सेंसिबिलिटी और बिलीफ्स को हर्ट हो रहा था। अब बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था व्हाई डिड मेनी इंडियंस फील द ब्रिटिश
वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात की, एक बार देख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो वो पूरा पैरा लिख सकते हैं जिसमें हमने पूरा ऐड किया है कि किस तरह से सती प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया। देन उन्होंने विधवा विवाह मतलब विडो के को रीमैरिज करने के लिए एनकरेज किया। उसके बाद थर्ड उन्होंने इंग्लिश को किस तरह से एजुकेशन में लाने की कोशिश की। देन आप ये वाले पॉइंट्स लिखें। अगर आप आंसर को इतना ही लिखना चाहते हैं तो ये भी आपका एक सही आंसर है। ये करंट या सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज उनके ट्रेडिशनल लाइफ को या ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को खत्म कर रहे हैं। तो इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। क्रिश्चियनिटी को में खुद को कन्वर्ट करना एज अ रिलीजन इजी कर दिया गया था और साथ में कुछ फायदे भी रखे गए थे। और उनमें फायदा, जो बड़े बड़े फायदों में से एक तो ये था कि पुरखों की जमीन आपके पास रह जाएगी, वो छीनी नहीं जा सकेगी। इसके अलावा कुछ और बातें जो यहाँ नहीं लिखी हैं, जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसकी वजह से उनको एजुकेशन लेने के लिए भी इंग्लिश सीखने के लिए सुविधा मिलती थी और साथ में कुछ धन भी मिलता था। जमीन के साथ साथ कुछ मुआवजा भी उनको मिलता था और ये बहुत बड़ी वजह थी। उस जमाने में निम्न कही जाने वाली जातियां, लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कोई भी जाति लोअर और अपर नहीं होती है, वो बस कही जाती है। सब लोग एक जैसे होते हैं, बस कुछ लोगों को कह दिया जाता है, इन नामों से बुलाया जाता है, होते नहीं है, होते सब बराबर हैं। तो उस जमाने में जिन्हें निम्न कहा जाता था, लोअर कहा जाता था, वो लोग स्पेशली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे थे क्योंकि दो बड़ी वजहें थी। दो तीन बड़ी बड़ी वजहें ये थी कि उनको एजुकेशन लेने का के लिए ऑफर मिल रहा था, उनको साथ में मुआवजे मिल रहे थे यानी कि धन मिल रहा था, और उनको प्रॉपर्टी अगर उनके पास थोड़ी बहुत, वैसे तो उनके पास उस जमाने में होती ही नहीं थी, लेकिन उस तरह की सुविधाएं भी मिल रही थी। तो इस वजह से अब जो बाकी समाज के ठेकेदार लोग थे या मैनी इंडियंस, बहुत सारे जो भारतीय थे, उनको ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे तरीके से उनके धर्म को, सोशल लाइफ को खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की, महाअध्ययन की तरफ से। आई होप इस वीडियो से आपका पूरा चैप्टर या आज का चैप्टर का जो पोर्शन था वो क्लियर हो गया होगा और साथ में आपको आपका होमवर्क करने में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहे, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है लगातार चैनल को लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।